हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज संडे को हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं कि कौन से चार्ट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो आज हमने सिलेक्ट किया है KRBL लिमिटेड को। ये राइस मेकर हैं और इनका बिजनेस भी हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर हम लोग देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी यहां पर नजर आती है। इसमें हम एक बार जो इससे रिलेटेड आजकल न्यूज चल रही है उस चीज को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी हम एक बार रीड आउट करेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट आता है और उससे क्या हमें आगे चल के इस चीज से सीख मिलती है और हमें इन सब चीजों से किस तरीके से बिजनेस को और टेक्निकल को और फंडामेंटल एनालिसिस को एक साथ क्लब करके देखना चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये मेरी किसी भी तरह की कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो और इस एजुकेशनल वीडियो में मैं यहां पर आपको चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं उस चीज को सिखाता हूं, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करता हूं। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। अकेले आगे बढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना सबको आगे साथ लेकर चलने में आता है। ये मैं चीज बार बार कहता हूं और इस चीज को एक्चुअल में हमें फॉलो भी करने की जरूरत है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो KRBLRice.com पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये वेबसाइट अपने निकल कर आती है KRBL लिमिटेड की। और इसमें जब हम आर ब्रांड्स करके देखते हैं तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो KRBL लिमिटेड के हैं। सारे ही ब्रांड्स इसमें राइस के ब्रांड्स है और इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इंडिया गेट बासमती राइस। सो इंडिया गेट, दून एंड नूरजहां और इंडियन फार्म, बेमिसाल, आरती, यूनिटी, लोटस, ताजमहल तिल्ला एंड शुभ मंगल एंड नेकलेस, लायन, तो बहुत सारे यहाँ पर ये ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड्स इनके इंडिया में भी बिकते हैं और इंडिया से बाहर भी जाते हैं। तो ये सारे ही ब्रांड्स हैं। अब यहाँ पर जो राइस की बात कर रहे हैं, हम बासमती राइस की बात कर रहे हैं। बेसिकली इस बिजनेस का सीधा सीधा लिंक है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से। तो जैसे जैसे हम लोगों की इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे ही खाने की क्वालिटी भी हमारी इंप्रूव होती जाती है और हम एक नॉर्मल राइस के बदले जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है थोड़ा सा बेटर राइस खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमारी पॉकेट उस चीज को अलाउ करती है। देखो, अच्छा खाना सभी को पसंद है लेकिन कॉन्स्टेंट कहां पर आता है, वो आता है कि अब हम उतना उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हम उस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं। पहले फैमिली में एक मेंबर कमाता था और 3 4 5 लोगों को सेम ही खर्चे में रहना पड़ता था। अभी ज्यादा फैमिली मेंबर्स भी कमाते हैं, बच्चे भी कमाते हैं, बड़े भी कमाते हैं और पहले सिर्फ बेटे कमाते थे, अभी बेटे और बेटी दोनों कमाते हैं। तो इन चीजों से बहुत मल्टीपल इंपैक्ट आया है। तो बिजनेस इसका सुपर्ब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। अब जब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 4,325 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 0.05 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि 5% इसके ऊपर डेट है। अपने सारे फंड के कंपैरिजन में प्लेजिंग 0 है एंड प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 60% है। 59.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है, 20.9%। उसके बाद में अगर हम इसकी बैलेंस शीट पर एक बार चले जाएं तो बैलेंस शीट में देखने को मिलता है कि जो इनके ऊपर अच्छा खासा लोन था वो धीरे धीरे इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में सारा ही पे कर दिया। 2 क्वार्टर में नहीं, पिछले 1 1.5 साल में सारा रीपे कर दिया। 1400 करोड़ के जो इनकी बोरोइंग थी उसको रिपे करके अभी सिर्फ 167 करोड़ का लोन बचा हुआ है और जो रिजर्व इनके 2700 करोड़ के थे वो बढ़कर 3300 करोड़ के हो गए हैं। तो यहां पर सिचुएशन बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। जहां तक हम बाकी चीजों की बात करें कि इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, तो दिस कंपनी हैज बीन ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और अगर आप देखोगे तो 1200 करोड़ से इंक्रीज होते होते रेवेन्यू 4500 करोड़ तक हो गई है और जो नेट प्रॉफिट है वो 65 करोड़ से इंक्रीज होते होते 550 करोड़ हो गई है। और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो करंट में इनका लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। अब हाईएस्ट एवर जहां पर प्रॉफिट आता है, मैं बहुत बार एक चीज बार बार कहता हूं कि अगर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है तो स्टॉक में भी, शेयर प्राइस में भी हाईएस्ट एवर लेवल तक जाने की कैपेबिलिटी होती है।
और करंट में अगर स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है तो हमें उसका रीजन पता होना चाहिए। अब अगर करंट क्वार्टर्स की भी बात करें तो करंट क्वार्टर्स में पिछले 4 क्वार्टर्स में यहां से शुरू के 4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी जो शुरू के 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था उसके कंपैरिजन में अभी के जो लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स का नेट प्रॉफिट है उसमें भी यहां से ग्रोथ है। तो सारी ही चीजें इस एंगल से अच्छी हैं। उसके बाद में अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करने लगे तो मार्च 2019 को छोड़कर बाकी सारा ही कैश फ्लो बहुत अच्छा है। और इसमें भी क्या बात है, एक्चुअल में बिजनेस थोड़ा सा ऐसा ही होता है, अगर पेमेंट एक बार में नहीं आई, पिछले एक साल की पेमेंट नहीं आई यहां पर, तो अगले साल दोनों ही साल की पेमेंट एक साथ में आ गई, तो यहां से एक ही साथ सारी की सारी पेमेंट उठकर आ गई, तो ये भी पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद में अगर हम यहां पर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो जो प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग है वो 60% है, लेकिन जो पब्लिक के पास है, पब्लिक में भी यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे तो रिलायंस कमोडिटीज डीएमसीसी, जो रिलायंस कैपिटल की एक्चुअल में बाहर दुबई बेस्ड कंपनी है, तो वहां पर दुबई बेस्ड है या सऊदी अरेबिया बेस्ड है, तो उसके पास 9.73% होल्डिंग है। 2.72 अनिल कुमार गोयल जी के पास है, सोमनाथ अग्रवाल के पास 1.56 है, एंड सीमा गोयल के पास 1.21 है। तो बेसिकली अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास तो 12, 13, 14% के आसपास ही शेयर होल्डिंग है, बाकी 14% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है। साथ में तो ये सारे फाइनेंशियल्स की बात हो गई। अब यहां पर इसकी एक न्यूज आई थी हाल फिलहाल में, अगर हम उसको देख लें तो केआरबीएल में गुप्ता जी को अरेस्ट करने की एक न्यूज आई थी। उसमें अगर हम इस एक पूरी न्यूज को डिटेल में पढ़ें, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केआरबीएल शेयर्स फॉल 20% आफ्टर ईडी अरेस्ट इट्स जॉइंट एमडी इन वीवीआईपी चॉपर स्कैम। तो यहां पर ये न्यूज पब्लिश हुई थी फरवरी 1, 2021 को, और फरवरी 2001 फेब 2001 को जब ये न्यूज आई थी तो एक्चुअल में शेयर प्राइस यहां पर था 236 पर था, और यहां से कोलैप्स होकर 183 आ गया। तो अगर हम ये चीज देखें इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट एक्चुअल में नीचे सारी क्लैरिफिकेशन दी हुई है कंपनी ने, अगर आप उसको ठीक से यहां पर रीड करोगे तो बेसिकली यहां पर कोई भी बहुत ज्यादा दम नहीं है इसमें। जैसे गुप्ता वाज डिटेन्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ रवासी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी दुबई, वेयर KRBL Limited had indirect minority shareholding. The transactions in question happened after 31st March 2009 when KRBL Limited had already transferred its entire indirect shareholding in RAKGT. इसका मतलब ये है कि जो जिस ट्रांजैक्शन या जिस पॉइंट पर गुप्ता जी को डिटेन किया गया है, जो इसके जॉइंट एमडी हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस 31 मार्च 2009 के बाद हुई हैं, और 31 मार्च 2009 से पहले ही इन्होंने जितनी भी शेयर होल्डिंग थी वो सारी की सारी सरेंडर कर दी थी, इनके पास कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं थी। एंड वन मोर पॉइंट, all transactions between KRBL Limited and RAKGT after 31st March 2009 pertain to the sale of rice, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस उसके बाद हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ राइस की सेलिंग से रिलेटेड हैं। सच ट्रांजैक्शंस वर ड्यूली मेड थ्रू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल एंड वर डिस्क्लोज्ड इन कंप्लायंस विद द लॉ इट सेड। तो ये सारे यहाँ पर कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस तरह की हेडिंग्स में नजर आता है। और अगर इस चीज को फर्दर डिटेल में देखा जाए तो एक और पॉइंट यहां पर है, मीनवाइल केआरबीएल इन एन एक्सचेंज फाइलिंग सेड दैट नीदर द कंपनी नॉर गुप्ता हैज एनीथिंग टू डू विद द ऑगस्टा वेस्टलैंड केस। केआरबीएल लिमिटेड और गुप्ता वाज नीदर नेम्ड इन द चार्जशीट कंप्लेंट्स नॉर हैज बीन arraigned एज एन accused इन द केस। ना तो उनको दोषी ठहराया गया है और ना ही उनका किसी भी चार्जशीट में नाम है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उनको बुलाया गया है। तो यहां पर इस तरह का कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं है, और इंपैक्ट नहीं है वो चीजें यहां पर नजर भी आती हैं कि लगातार बिजनेस एज यूजुअल ग्रो कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, और जो स्टॉक पीई है दैट इज ओनली 7.58, जो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मींस
वैल्यूएशन इसका अच्छा है और बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड के केस में बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चीजें ट्रेड कर रही होती हैं। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर जो ये यहां से नीचे आना शुरू हुआ था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर दो चीजें काम कर रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबे होराइजन पर देख लूं, तो एक तो यहां पर रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, और वो रेसिस्टेंस कहां पर है? रेसिस्टेंस हमारी इस रेंज में है कि यहां पर ये रेसिस्टेंस था, उसके बाद में रेसिस्टेंस तोड़कर ऊपर गया, फिर यहीं पर सपोर्ट ली, फिर यहीं पर सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया लेकिन टूट गया, फिर इसी को इन्होंने रेसिस्टेंस यहां पर मान लिया। तो ये वाला जो लेवल है 300 का, 299 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहां तक जहां इस तरह की रेसिस्टेंस आती हैं, चीजें वहां पर वापस बहुत जल्दी जाती हैं। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट में जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, ये यहां पर वेरी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट भी है। तो जब वेरी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट है, तो यहां पर ये रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस तोड़ दिया, तो यहां पर ये सपोर्ट बन गई, ऊपर गया, फिर यहां पर ये फिर से सपोर्ट बन गई इस रेंज में। उसके बाद में ये नीचे पैंडेमिक के दौरान आया और दौरान नीचे आके फिर जब ये वापस से ऊपर गया, तो फिर से ये रेसिस्टेंस बन गई और अभी भी ये रेसिस्टेंस पर ही है। मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि जब कोई कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट ग्रो कर रही हो, तो उस केस में यहां पर रेसिस्टेंस जल्दी से नहीं टूटते हैं और सपोर्ट भी जल्दी से नहीं टूटते हैं। तो अब यहां पर ये जो सपोर्ट बन गई है, अब तो ये सपोर्ट यहां से मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे बहुत ज्यादा जाने वाला है। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा मेरे हिसाब से, और खासतौर से जब जब मार्केट भी नीचे आ चुकी है, और मार्केट ने भी कल यानी कि फ्राइडे को, परसों की बात है ये, फ्राइडे को जब उसने वहां पर सपोर्ट ली थी, और यहां पर इसका सीधा सीधा टारगेट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट है, वो करंट प्राइस से इस करंट रेसिस्टेंस तक आता है, जो हमारा आता है 64%। और अगर ये 64% यहां से ब्रेकआउट देता है, तो हमारा इतना ही टारगेट और ऊपर को निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इसको फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, ट्रायंगल नहीं होता, सिमेट्रिकल पैटर्न होता है कि इस यहां पर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, यानी कि फिर रेसिस्टेंस यहां तक जाएगा और ब्रेकआउट होता है, तो जो ये रेंज है इतना ही और ऊपर जाएगा। उस केस में जो हमारा टारगेट निकल कर आता है, वो निकल कर आता है 417 का, और 417 के केस में करंट प्राइस से अगर हम अपना टारगेट, पोटेंशियल टारगेट देख लें, तो वो आता है 125% का। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न नजर आता है, और यहां तक आने के बाद भी शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंच रहा है, उससे काफी नीचे है। सिचुएशंस चेंज होंगी, और वापस से जब ये चार्ट चलना शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक पहुंचने में जो 417 का इसका टारगेट नजर आता है, पोटेंशियल टेक्निकल टारगेट नजर आता है, वहां तक पहुंचने में 1 ईयर से ज्यादा लगेगा। तो सिंगल शॉट में विद इन ए ईयर यहां से डबल से ज्यादा होने का स्कोप है। तो आज का चार्ट मेरा यही था, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मजे करना नहीं भूलना। तब तक अपना ख्याल रखो, और टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे कल ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।